नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। रंग तरंग के इस बेहद खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंग तरंग के आज के अंक के जरिए कोशिश है कि आपको भारत की कला संस्कृति के विभिन्न आयामों से रूबरू करा सके, आपकी मुलाकात करा सके भारतीय कला संस्कृति के दिग्गज कला साधकों से। रंग तरंग में आज भावभीनी श्रद्धांजलि कथक मैस्ट्रो गुरु मुन्ना शुक्ला की विरासत को। किस तरह से आर्ट फॉर होप पहल के जरिए सभी के लिए कला को कैसे मुमकिन किया जा रहा है, इसकी भी एक छोटी सी झलक देखेंगे। और भी होगा बहुत कुछ, तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट, ये कहा था कथक मैस्ट्रो गुरु मुन्ना शुक्ला ने। बेहद प्रतिभाशाली संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु मुन्ना शुक्ला को विरासत में कला मिली, लेकिन इस कला को अपने व्यक्तित्व के साथ आत्मसात करने का और इसे एक नए मुकाम पर ले जाने का श्रेय हमें उन्हें देना होगा। आज उनकी विरासत को उनके शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में एक शाम रही गुरु मुन्ना शुक्ला के कला को समर्पित, जब उनकी प्रिय शिष्य डॉक्टर कविता ठाकुर ने उनके साथ बिताए गए पलों को बेहद खूबसूरती से अपने नृत्य के जरिए मंच पर पेश किया। कथक गुरु मुन्ना शुक्ला की विरासत आज उनके शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक शाम समर्पित रही कथक मैस्ट्रो मुन्ना शुक्ला को, जब उनके शिष्यों ने उनकी नृत्य यात्रा को मंच पर प्रस्तुत किया। उनकी शिष्या डॉक्टर कविता ठाकुर ने बेहद भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ अपने कला कौशल से गुरुजी की कलात्मक यात्रा का ऐसा जश्न मनाया कि मौजूद सभी दर्शक गुरुजी की स्मृतियों में खो गए। कथक एकल नृत्य गायन के माध्यम से कथक नृत्य के विभिन्न पहलुओं और मुन्ना शुक्ला के अद्वितीय योगदान को प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर कविता ठाकुर ने अपने गुरु को याद किया। लखनऊ घराने से आने वाले कथक गुरु मुन्ना शुक्ला एक ऐसे परिवार में जन्मे जो पीढ़ियों से भारत की शास्त्रीय नृत्य कला को आगे बढ़ा रहा है। मुन्ना शुक्ला प्रसिद्ध कथक वादक स्वर्गीय अच्चनजी महाराज के पोते और बिरजू महाराज के भतीजे थे। बेहद प्रतिभाशाली गुरु मुन्ना शुक्ला ने बचपन से ही अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया बसाई जहां कथक पहले और आखिरी में आया, जहां परंपरा को बनाए रखना ही जीवन में एक निर्विवाद उद्देश्य था। गुरु मुन्ना शुक्ला जी उन गुरुओं में से हैं जिन्होंने दिल खोलकर नृत्य सिखाया, और मैं चाहती थी ये प्रवाह बना रहे। जितनी तन्मयता के साथ और सादगी के साथ वो भक्तिपूर्ण रचनाओं को सिखाते थे, उतनी तबीयतदारी के साथ गज़ल, ठुमरी, भजन आदि पे अभिनय सिखाते थे। तो इस नृत्य संध्या में सर्वप्रथम मैं प्रस्तुत करूंगी रामचरितमानस से चुने हुए कुछ दोहे। उसके पश्चात परंपरागत रूप से नृत्य 3 ताल में, और मध्य में जैत ताल यानी 13 मात्रा में नृत्य पक्ष, और अभिनय में एक गजल जो उनको बहुत प्रिय थी और आजकल विलुप्त हो गई है, उस पर अभिनय। गुरु मुन्ना शुक्ला जी अपनी लयकारी के लिए बहुत जाने जाते थे। मेरे भूले
उनके नृत्य में हमेशा एक ताजगी और जीवंतता थी जो उनकी अपने विचार प्रक्रियाओं और व्यक्तित्व से उभरती थी, और यही उन्होंने अपने शिष्यों को भी शिक्षा दी। वर्षों के अपने अनुभवों को और गुरुजी के साथ बिताए पलों को डॉक्टर कविता ठाकुर ने अपनी इस प्रस्तुति में समाहित कर दिया। गुरु मुन्ना शुक्ला जानते थे कि कथक में कला, विचार और दर्शन का एक विशाल ब्रह्मांड शामिल है, और आज उनके शिष्य उनके विचारों को, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। वैष्णव के आलवार संतों में एकमात्र नारी देवी आंडाल, 7वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कवयित्री और संत जो दक्षिण भारत में व्यापक रूप से पूजी जाती है। इनकी अटूट भक्ति, इनकी जीवंत परंपरा की कथाएं बहुत प्रचलित हैं। राजधानी दिल्ली में हाल ही में एक नृत्य नाटिका का मंचन किया गया जिसमें देवी आंडाल के जीवन, इनकी विरासत का वर्णन किया गया। एक छोटी सी पहल थी कि युवा पीढ़ियों को भारतीय इतिहास की बारीकियों से कला के माध्यम से रूबरू कराया जा सके। आंडाल 7वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित कवयित्री और संत, जिनके जीवन और विचारों का दुर्लभ चित्रण मंच पर विरले ही देखने को मिलता है। शुक्रवारम अवतारमागीयम दक्किडतकि दरिकिडतकि दरिकिड शंक येंदिय रिकिडतकि दिरिकिडतकि दिरिकि दिगिरि अनिंद। इस नृत्य नाटिका ने दर्शकों को 12 आलवार संतों में से एकमात्र महिला प्रतिष्ठित कवयित्री संत आंडाल से परिचित करवाया। What's Andal? The word means the one who ruled the Lord's heart. Andal, who lived not very far from here. नाचियार नेक्स्ट का मंचन कलात्मक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विविधता की एक अविस्मरणीय पल रहा। प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और कलाकार डॉक्टर अनीता रत्नम के नेतृत्व में नाचियार नेक्स्ट प्रस्तुत किया गया। A foundling first seen in a Tulasi grove, whose favorite companion was. A foundling first seen in a Tulasi grove. जिसने तमिलनाडु की 7वीं शताब्दी के प्रतिष्ठित कवि संत आंडाल के जीवन कथा को, उनके विचारों को नए संदर्भ में, नई परिभाषा के साथ दर्शकों के समक्ष पेश किया। So the first encounter Goda has with Krishna is as a baby. But as she grew, so did Krishna, to become her playmate, confidant, best friend, companion, and then to become much, much more. भारत की सबसे प्रारंभिक नारीवादी की कहानी कहते हुए डॉक्टर अनीता रत्नम ने अपनी कला से महिलाओं के संदर्भ में व्याप्त मिथकों पर भी कटाक्ष किया। Solari Narsange, we lesser mortals have to journey long distances just to dip in holy waters. But you, O Panchajanya, you are drenched always in the moisture of Krishna's lips. वो दक्षिण भारत की मीराबाई है, आप वैसे समझिए. And she lived many centuries before Mirabai, but she was also in love with Krishna. It's a beautiful story of a beautiful girl and her beautiful poetry of love and nature and total bhakti. जो जैसे भक्ति जैसे शरणागति बनाते हैं एक भक्त को,
और अंत में she becomes one, she merges with Vishnu. नाचियार नेक्स्ट ने एक ट्रांस क्रिएशन के रूप में आंडाल के जीवन के अनदेखे पहलुओं को भी प्रदर्शित किया और श्री विल्ली पुथूर मंदिर के पारंपरिक कुर्थी अनुष्ठान जैसे समारोह को भी 70 मिनट के प्रदर्शन में ब्रेडिंग नृत्य और विभिन्न माध्यमों से 7वीं शताब्दी के उस दौर को पुनर्जीवित किया गया। आंडाल शुरुआती नारीवादी आवाजों में से एक, जिनके कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण की गाथा आज तक सुनाई जाती है। इस संत की कहानी को कलाकारों ने, पंडितों ने पीढ़ियों से कई बार देखा, सुना और अनुभव किया है। एक बार फिर इसे मंच पर पेश करना एक बड़ी चुनौती थी, जो इन कलाकारों ने बेहद सफलतापूर्वक पार की। தேவர் குழாமெல்லாம் வந்திருந்தெம்மை மகட்பேசி மந்திரத்து மந்திர கோடி உடுத்தி मनमाले अंदर। इस अनूठी नृत्य नाटिका के द्वारा कला के माध्यम से युवा पीढ़ी को भारतीय कला और इतिहास के अद्भुत बारीकियों से साझा करने का प्रयास भी बेहद सफल रहा। रंग तरंग, डीडी न्यूज। हर कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। कला है सभी के लिए। इसी संदेश के साथ राजधानी दिल्ली में आर्ट फॉर होप एक बेहद अनूठी पहल का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से कलाकार जुटे और अपनी नई सोच को उन्होंने न सिर्फ प्रदर्शित किया, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए कैसे हम भारतीय कला को संरक्षित कर सकते हैं, इस पर भी गहन चर्चा हुई। यहाँ पर हमें मिले लोकल कारीगर, लोकल कलाकार, जो आज वैश्विक मंच पर अपने पंख फैलाने के लिए तैयार खड़े हैं। और क्या कुछ खास रहा इस आर्ट ऑफ होप प्रदर्शनी में, आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। आर्ट फॉर होप पहल भारत की समृद्ध पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति के संरक्षण, पोषण और प्रचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के कलाकारों को अपनी उल्लेखनीय प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लद्दाख की जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है उसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर इस तरफ जो पुरुलिया हमारे जो गांव है, वहाँ की जो ट्रेडिशनल मड वॉल्स हैं, जो सोहराली आर्ट है, उसे यहाँ पर प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में, जहाँ पर आर्ट ऑफ होप नामक एक पहल की शुरुआत हुई है। आर्ट ऑफ होप एक ऐसी पहल है जिसमें उन तमाम कलाकारों को, आर्टिस्ट को एक मौका दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से पीछे रह जाते हैं। ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें अपनी क्षमता, अपनी प्रदर्शन दिखाने का वो मौका नहीं मिलता, वो अवसर नहीं मिलते, लेकिन ये भी बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं भारत के विलुप्त होती कलाओं को, हमारे ट्रेडिशनल आर्ट को संजोने में। और उसी की तस्वीर इस वक्त हम यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे देश के कोने कोने से लाए गए आर्ट फॉर्म्स को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये लद्दाख का जो सस्टेनेबल हेरिटेज है उसे यहाँ पर पेश किया गया है। सोनम ताशी एक विजुअल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस आर्ट को क्रिएट किया है, और जो तमाम आर्टिस्ट यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। ख़ास बात यह है कि इस आर्ट ऑफ होप की कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो दिव्यांग हमारे कलाकार हैं उन्हें भी यहाँ पर एक मंच दिया गया है, और वो यहाँ आकर इस आर्ट ऑफ होप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
आर्ट फॉर होप सीजन 3 के दौरान त्रिवेणी कला संगम में देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपनी नई सोच को कला के विभिन्न माध्यमों के जरिए पेश किया। डॉक्यूमेंटिंग द लास्ट रिमेन्स ऑफ गांधी आश्रम, ये शीर्षक दिया गया है इस इंस्टॉलेशन को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधी आश्रम के जो कुछ लास्ट जो रिमेन्स है उसे यहाँ पर बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एक नए अंदाज में यहाँ पर पेश करने का एक प्रयास है। और यहाँ पर कोशिश की गई है इस आर्ट ऑफ होप एग्जीबिशन में कि जो हमारे दिव्यांग कलाकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, वो भी इस प्रदर्शनी में खुलकर हिस्सा ले सकें और समझ सकें। हर इंस्टॉलेशन के पहले जो जानकारी दी गई है आप वो देख सकते हैं कि उसे ब्रेल में भी दिया गया है। यहाँ पर अक्षय रामकृष्ण ने इस इंस्टॉलेशन को बनाया है और हम देख सकते हैं किस तरह से ब्रेल लिपि में इस सारी इन्फॉर्मेशन को, इस सारी जानकारी को यहाँ पर लिखा गया है, ताकि जो हमारे दिव्यांग जन हैं वो भी इस कला को समझ सके, उसे महसूस कर सके। इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी और कार्यशाला में उभरते कलाकारों, युवाओं, महिलाओं, समुदायों और लोकल टैलेंट को एक मंच मिला। ये तारपा इंस्ट्रूमेंट है जो महाराष्ट्र से है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में से। और ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्राइबल लोगों में। जब नया धान आता है तो वेलकम करने के लिए दिवाली के समय में वो बजाते हैं इसको, रिचुअल्स हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिलहाल क्या है कि नए बच्चे सीखना नहीं चाहते क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस उनको नहीं मालूम। तो आर्ट फॉर होप के माध्यम से यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग 20 जो तारपकरी है वो हम लोगों ने ट्रेनिंग की और नए बच्चे अभी सीख रहे हैं। तो आने वाले समय में उसका महत्व बना रहेगा। हिरवा देव, जो हिरवा देव है मतलब ग्रीनरी है, उसका देवता माना जाता है और उसका प्रतीक है ये। तो इस वजह से वो ग्रीन और सब शेप में दिया गया है। ये 100% नेचुरल है। ये दूधी है, ये बाम्बू और ये ताड़ का पत्ता से वो बनाते हैं। इसका हर एक ट्यून का अलग अलग मीनिंग रहता है। इस प्रदर्शनी में वंचितों के लिए अवसर और आजीविका पैदा करने के लिए कला के विभिन्न क्षेत्रों को और समावेशी बनाने का प्रयास साफ नजर आया। ऐसा माना जाता है कि हरि का नाम लेते ही आपके तमाम दुख दर्द हैं वो दूर हो जाते हैं और इसीलिए भारत में शुरुआत हुई हरि कथा की। हरि कथा का प्रचलन पूरे देश भर में रहा, जहाँ पर हरि के नाम की कथाएं सुनाई जाती रहीं, सुनी जाती रहीं। लेकिन कभी तक आपको ऐसा विरला ही कोई उदाहरण मिलेगा जब हरि कथा के डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, इसके दस्तावेजीकरण की बात होती है। यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है कि कैसे जो हरि कथा है, ये जो हरि कथा कहने वाले जो हमारे कलाकार हैं, उन्हें वो सम्मान मिले, उन्हें वो नाम मिले, इतिहास में उन्हें वो दर्जा मिले और साथ ही जो उनकी हरि कथाएं हैं उनको भी डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इस विलुप्त होती कला को भी समझ सके और इसे आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए हमने निर्गुणा ट्रस्ट का 2018 में क्या था शुरुआत। तो उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो गांव में बसा हमारे हस्तशिल्प, हस्ततंत्र बोले, हस्तशिल्प कारीगरों को बोले, जो हम हैंडलूम से हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, उनका जो टेक्निक है, जो प्रोडक्ट्स है, जो तरीका है बनाने का, उसका बखूबी से हम वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करके रखें ताकि ये जो शैली है, जो टेक्निक है, गुम ना हो जाए। आप हरि कथा आंध्रा, तमिलनाडु, इन सब जगह के बारे में सुने होंगे। और उड़ीसा का जो हरि कथा है उसका जो कहीं पे भी आप ज़्यादातर मिलेगा नहीं। आप गूगल सर्च मारिए हरि कथा उड़ीसा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। क्योंकि गुरु श्री डॉडू किशोर पानी जो एकमात्र अभी कलाकार बचे हैं, ही इज़ 94 ईयर्स ओल्ड, चल नहीं पा रहे, पर उनके मन में इतना है अभी भी, जैसा ऑल ओरल ट्रेडिशंस, ये लोग कथा में इनका कोई आपको मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलेगा। अभी वो उनका सारा उन्होंने ऑलमोस्ट 70 बुक्स लिखे हुए हैं। जैसे परफॉर्मेंस आप करने जाते हैं तो हर एक चीज़ में आपको परफॉर्म करना होता है। उनका अपना 70 बुक्स लिखे जो टर्मिनेशन खा गए हैं और उनके दिमाग में अभी भी है।
कलाकारों को सही सम्मान देने के लिए कला की भी सही पहचान काफ़ी ज़रूरी है और इस प्रदर्शनी में एक ये कोशिश भी की गई है कि जो हमारे दूर दराज के जो आर्टिसंस हैं, जो कामगार हैं, उनका काम सही जगह पहुँचे, उन्हें राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है, सही बाज़ार दिया जा रहा है, उनकी मेहनत का सही पैसा मिले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ख़रीदार हैं या जो कदरदान हैं वो सही कला के को भी समझने की कोशिश करें। यहाँ पर वाराणसी की सिल्क साड़ीज़ को प्रदर्शित किया गया है। ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आप असल सिल्क के परिधानों को, साड़ियों को पहचानें और उन्हें उसी लिहाज से देखें और उसको बनाने वाले कलाकार को उसकी मेहनत का सही दाम मिले। में आर्ट ऑफ होप में जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि जो हमारी हेरिटेज टेक्सटाइल्स है और उसको बनाने वाले जो कारीगर हैं, जो आर्टिसंस हैं, हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कला और कलाकारों के प्रति गहरे सम्मान के साथ विभिन्न समुदायों को इससे जोड़ा गया, विशेष रूप से दिव्यांग कलाकारों को। एबिलिटी फॉर डिग्निटी कार्यक्रम के तहत 10 विशेष रूप से दिव्यांग कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन में दिव्यांग आगंतुकों के लिए ब्रेल, स्पर्श कलाकृतियों और सांकेतिक भाषा व्याख्याओं के उपयोग के माध्यम से समावेशिता पर खास फोकस रहा। लोकेश भी चेन्नई बेस्ड आर्टिस्ट हैं। ग्लोबल वार्मिंग पे उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है, कई पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने इस आर्ट वर्क को क्रिएट किया है। हम देख सकते हैं कैसे इस तस्वीर है, शेर की तस्वीर है और कैसे यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया है। एक ऐसा आर्ट वर्क जिसके नीचे लिखा है कि प्लीज़ टच, यानी कि हम इसे छू कर महसूस कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। टेक्टाइल ब्रेल आर्ट वर्क इसको नाम दिया गया है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे शेर के जो पूरी खाल है उसको, उसके दांतों को, उसके पूरे फेशियल फीचर्स को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है और हम इसको हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं। यानी कि कला सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है। जो हमारे दिव्यांगजन हैं वो भी इस आर्ट मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रदर्शनी के ज़रिए ये कहने का प्रयास किया गया है। इस पहल से देश भर में 11,000 से अधिक कलाकारों और कारीगरों को लाभ पहुंचा है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर, लेकिन तब तक आपसे सिर्फ एक ही छोटी सी गुजारिश है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ज़रूरी है सुकून के वो चंद पल, तो इसीलिए कला के किसी न किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें। हम मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर और कोशिश रहेगी कि भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों में आपको यूं ही सराबोर करते रहें। तो तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।